Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Toppers Top. So this video is about लेबर कोर्स इन 2019 और 2020 में जो डिफरेंस रहा है, तो मोस्ट स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है. सो दिस इज़ अ टोटली डेडिकेटेड वीडियो फॉर दिस पर्पस. इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आ चुका है, ये आज पार्ट 2 है जिसमें आगे के हम जो भी डिफरेंसेस है उनको डिस्कस करेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो यहाँ पे देखिए, कल हमने जो है सोशल सिक्योरिटी कोर्स को डिस्कस किया था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के क्या काम होते हैं, क्या डेफिनेशंस में चेंजेस आए हैं, कुछ जो ले ऑफ वर्कर्स थे, गिग वर्कर्स थे, उनके बारे में डिस्कस किया था. तो आज उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं. तो सबसे पहले जो है यहाँ पे रोल ऑफ एग्रीगेटर्स. एग्रीगेटर को क्या है, पहले तो आप ये सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल समझिए. मान लीजिए कि क्या हुआ कि आप एक कंज्यूमर हैं, आपको कुछ खरीदना है. अब आप सीधा फैक्ट्री में जाके तो कोई चीज़ को खरीद नहीं सकते, आपको दुकान से लेना पड़ेगा. बट आप किसी एक ऐसे पर्सन को जानते हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं जिसकी उस फैक्ट्री के साथ टोटली कंप्लीट डीलिंग है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर है उस प्रोडक्ट का. तो आप उससे जाके बात करते हैं. आप 4-5 कंज्यूमर्स मिलके जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, उन एग्रीगेटर्स के पास, और वो एग्रीगेटर जो है वो प्रोड्यूसर के पास जाता है और डीलिंग करता है. तो ये क्या चीज़ हो गई, जो ये मिडल मैन हो गया एक तरीके का, ये एग्रीगेटर्स होते हैं, ठीक है. तो 2020 में जो है बिल ने क्लैरिफाई किया कि जो गिग वर्कर्स और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे, उनकी जो फंडिंग होगी वो फंडिंग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होगी, वो एक कॉम्बिनेशन से होगी. और वो कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से एंड एग्रीगेटर से. मतलब ये तीनों मिलके जो है फंडिंग करेंगे गिग वर्कर्स की और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की. इस पर्पस के लिए जो है लिस्ट ऑफ एग्रीगेटर्स को शेड्यूल 7 के अंदर प्रपोज किया गया है. और यहाँ पे 9 कैटेगरीज जो है वो बनाई गई हैं जिसके लिए ये कंट्रीब्यूशन किया जाएगा. जैसे कि राइड शेयरिंग सर्विसेज हो गया, फूड एंड ग्रोसरी हो की डिलीवरी सर्विसेज है, कंटेंट एंड मीडिया हो गया, उसी के साथ जो ई मार्केट प्लेसेस है, इन सभी में ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलके जो है कंट्रीब्यूशन करेंगी. ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूशन जो एग्रीगेटर से आएगा वो गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाई होगा कि किस रेट का कंट्रीब्यूशन एग्रीगेटर की तरफ से आएगा. और ये हमेशा 1 से 2% जो एनुअल टर्नओवर होता है किसी भी एग्रीगेटर का, उसका जो 1 से 2% होता है उसी के बीच में लाइक करेगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा. हालांकि ये चीज़ कही गई है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो कभी भी 5% से ज़्यादा नहीं होगा किसी भी एग्रीगेटर का, जो वो गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कंट्रीब्यूट करेगा. वहीं पे कुछ डेफिनेशंस है जिनके अंदर चेंजेस लाए गए हैं. तो 2020 का जो बिल है उसमें सर्टेन टर्म्स जो थे कोड के अंदर, सोशल सिक्योरिटी कोड की अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि कल हमने वही स्टार्ट की थी. तो सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर कुछ डेफिनेशंस ऐसी थी जिसके अंदर चेंज लाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड किया गया है. ये वाला आपको याद रखना है. यहाँ पे अब उन वर्कर्स को भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में रखा गया है जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू एम्प्लॉय किए जाते हैं. वहीं पे डेफिनेशन जो थी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की, उसको भी एक्सपेंड किया गया है. और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं जैसे हरियाणा से हूँ और मैं पंजाब में चली जाती हूँ किसी बिजनेस को करने के लिए, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मतलब मैं किसी के अंडर नहीं कर रही हूँ, खुद ही काम करने जा रही हूँ, तो मैं भी अब जो है एक माइग्रेंट वर्कर हो जाऊंगी, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर. तो यहाँ पे जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो है उसको, अगर वो अनदर स्टेट में जाके खुद को एम्प्लॉयड करता है तो उसको भी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के नाम से जाना जाएगा. वहीं पे जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है उसकी डेफिनेशन को भी एक्सपेंड किया गया है. यहाँ पे बहुत सारी एडिशनल कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज और एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है जो कि किसके थ्रू नोटिफाई होगी, गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाई होगी. और ऑडियो विजुअल प्रोडक्शंस जो हुआ करती थी, ऑडियो विजुअल क्या होता था पहले, आप जैसे वीडियो देखते थे, टीवी देखते थे, सिनेमा देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, तो ये सारी ऑडियो वीडियो विजुअल प्रोडक्शंस हुआ करती थी. उसी डेफिनेशन को भी एक्सपेंड करके फिल्म्स हो गई, वेब बेस्ड सीरियल्स हो गए, टॉक शोज़ हैं, रियलिटी शोज़ हैं, स्पोर्ट्स शोज़ हैं, इन सब की डेफिनेशंस को इसमें इंक्लूड किया गया है. वहीं पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ एग्जम्पशंस की गई है. यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसकी बिल्डिंग को बनने के लिए, मतलब उस कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर जो पैसा लग रहा है वो 50 लाख से ज़्यादा लग रहा है तो फिर जो है वो उस डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा यहाँ पे जो. और इसके साथ जो है नंबर ऑफ वर्कर्स जो एम्प्लॉय किए जाएंगे उनको भी देखा जाएगा. उसी के साथ जो है ग्रेट्युटी की जो हम पहले बात किया करते थे उसकी एलिजिबिलिटी के अंदर भी चेंज लाया गया है. 2019 का जो बिल था उसमें ये कहा जाता था कि अगर आप जो है टर्मिनेशन करते हैं किसी की एम्प्लॉयमेंट का, तो वो ग्रेट्युटी आप तब पे करेंगे जब उस पर्सन ने एटलीस्ट 5 ईयर्स जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
काम किया होता है। बट 2020 का जो बिल है उसने इस ग्रेच्युटी पीरियड को जो है 5 साल से घटा के अब कितना कर दिया है, 3 साल कर दिया है। और किन के लिए कर रहा है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उनके लिए किया है। ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि जितनी भी अपील्स होती थी एम्प्लॉइज़ के थ्रू, असेसमेंट्स हुआ करते थे, ऑफेंसेस हुआ करते थे, पेनल्टीज हुआ करते थे, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस आए हैं। तो सबसे पहले हम अपील्स की बात करते हैं। 2019 का जो बिल था उसमें क्या होता था कि जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर था उसको ये एम्पावरमेंट थी कि वो इंक्वायरीज कर सकता है और डिसाइड कर सकता है कि जो प्रोविजंस है प्रोविडेंट फंड के वो किस तरीके से एप्लीकेबल होंगे अगर कोई डिस्प्यूट होता है। तो प्रोविडेंट फंड या फिर जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है उसके जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के ये काम हुआ करते थे, तो कौन करता था, जो भी ऑफिसर हुआ करता था ऑथोराइज्ड ऑफिसर, वो इंक्वायरी और डिसाइड किया करता था। उसी के साथ जो है वो ये अमाउंट भी डिटरमाइन करता था कि जो एम्प्लॉयर है उसका कितना ड्यू अमाउंट है अपने एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पे कोई भी एग्रीव्ड पार्टी जो थी वो फाइल कर सकती थी कि उस ऑर्डर के रिव्यू के लिए, मतलब कि जो भी ऑफिसर ने ऑर्डर दिया उसके रिव्यू के लिए दोबारा फाइल केस किया जा सकता था। बट 2020 का जो बिल था उसने इस प्रोविज़न को हटा दिया है। अब रिव्यू के लिए जो है दोबारा पिटीशन डाली नहीं जा सकती। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एस्केप्ड अमाउंट है, मतलब कि जो एम्प्लॉयर था उसको अपने एम्प्लॉय को पैसे देने थे बट वो कुछ पैसे खा गया, उसने एस्केप अमाउंट कर दिया, तो अब वो किस तरीके से डिसाइड होगा। तो 2019 का जो बिल था उसमें ये कहा था कि जब ऑर्डर पास हो जाएगा ऑथोराइज्ड ऑफिसर की तरफ से तो 5 साल के अंदर अगर ऑफिसर को ये लगता है कि उससे कोई गलती हुई है अपना ऑर्डर देने में तो वो उस केस को रीओपन कर सकता है और दोबारा ऑर्डर दे सकता है, ये देखने के लिए कि वो जो अमाउंट उन्होंने दिया था, मतलब कि बोला था एम्प्लॉय को देने के लिए, वो सही है या नहीं है। अगर उनको लगता है कि वो सही है नहीं है उनका ऑर्डर, तो वो उस अमाउंट को रीडिटरमाइन कर सकते हैं अगर उनके पास रीज़न है। मतलब एम्प्लॉयर जो है उससे रिलेटेड क्या रीज़न है कि जो एम्प्लॉयर था उसने अपने सभी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे या फैक्ट्स थे वो डिस्क्लोज नहीं किए थे, उसकी वजह से जो ऑफिसर था उसका फेलियर हो गया था कि वो सही ऑर्डर नहीं दे पाया। और उसी के साथ जो है जो अमाउंट उन्होंने ऑर्डर में कहा कि आपको पे करना है वो अमाउंट जो है वो इतना नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो रिसीव हुई थी उस ऑफिसर को वो सही नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी। इस वजह से जो है अमाउंट को अब दोबारा बढ़ा के देने के लिए कहा जा सकता है। पर 2020 के अंदर ये वाला जो प्रोविजन था ये बिल से रिमूव कर दिया गया। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की बात करते हैं तो 2020 का जो बिल है उसमें बेसिकली जो पेनल्टीज़ हैं कुछ ऑफेंसेस के लिए उसको चेंज किया गया है। जैसे कि यहाँ पे क्या था कि अगर मान लीजिए कि मेरी एक फैक्ट्री है और मेरे पास कोई इंस्पेक्टर आता है मेरी फैक्ट्री की जांच करने के लिए और मैं उसको तंग करती हूँ, मैं उसको रोकती हूँ कि नहीं मैं आपको नहीं करने दूंगी, या कोई भी हर्डल मैं कर रही हूँ, तो उस टाइम क्या हुआ करता था कि ये रूल था कि अगर कोई आपको ऐसे रोक रहा है तो आपको उसको 1 साल के लिए जेल में डाल सकता है। तो वो जो इंस्पेक्टर था वो मुझे 1 साल के लिए पकड़ के जेल में डाल सकता था। बट अब इस प्रोविज़न को हटा के अब वो मुझे कितने टाइम के लिए जेल में डालेगा, 6 महीने के लिए डालेगा। तो मैं 6 महीने के लिए बच गई। तो यहाँ पे मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो था इंस्पेक्टर के लिए वो घटा के कितना कर दिया है, 1 साल से 6 महीने कर दिया है। वहीं पे अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन उसको देना होता है वो अनलॉफुली उसको डिडक्ट कर देता है, तो पहले क्या हुआ करता था, उसको इम्प्रिजन किया जाता था 1 साल के लिए और 1 साल का फाइन दिया जाता था 50,000 का। बट अब जो है ये इम्प्रिजनमेंट जो 1 ईयर की प्रोविज़न था उसको हटा दिया गया है और सिर्फ अब उसको ₹50,000 का फाइन यहाँ पे देना होगा। अदर चेंजेस यहाँ पे क्या आए हैं कि देखिए अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए जो बोर्ड बनाया गया था उसके कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज आए हैं। ये जो बिल है इसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को एक्सपेंड किया गया है। जो भी नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर उसमें से जो 5 मेंबर पहले हुआ करते थे वो अब कितने हो गए हैं, 10 मेंबर्स कर दिए गए हैं। और जो टोटल नंबर होगा उसका बोर्ड का वो 2019 का जो बिल था उसमें 37 जो था वो टोटल नंबर रखे गए थे, अब 2020 के बिल में उसको बढ़ा के 42 कर दिया गया है। वहीं पे जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हुआ करते थे स्टेट बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में, उसमें पहले 7 वर्कर्स रखे गए थे गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसको बढ़ा के 10 मेंबर्स कर दिया गया है। और जो टोटल स्ट्रेंथ 2019 के बिल में 31 थी उसको बढ़ा के 34 कर दिया गया है 2020 के बिल में। ये है अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। नेक्स्ट देखते हैं कि एपिडेमिक है, जैसे कि अभी मान लीजिए हम कोरोना के टाइम में, ठीक है,
इस टाइम में अगर ऐसे कोई सिचुएशन दोबारा आगे आ जाती है तो क्या एडिशनल पावर्स जो हैं वो एक एपेडेमिक के टाइम में दी जाती है। तो 2020 का जो बिल है उसने एक न्यू क्लोज ऐड किया है जिसमें कि ये कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो चाहे तो वो एम्प्लॉयर की या फिर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड का या फिर ईएसआई में उसको रोक सकती है या फिर उसको रिड्यूस कर सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने के लिए उस कॉन्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर सकती है इन द केस ऑफ अ पेंडेमिक, नेशनल डिजास्टर और एंडेमिक, इन तीनों के केसेस में। तो 2019 में तो इतना कोरोना का नहीं था ना, तो इसलिए 2020 में ये प्रोविजन डाला गया। अब ये जो हमारा सोशल सिक्योरिटी का कोड था वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। अब यहाँ पे किन किन चीज़ों को एग्जम्प्ट किया गया है। सबसे पहले 2019 का जो बिल था उसमें जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ एस्टेब्लिशमेंट को या फिर क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को एग्जम्प्ट किया था कि 2019 का जो कोड है वो उनका प्रोविजंस इन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। वहीं पे 2020 का जो बिल है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया है कि आपको पहले वाली एस्टेब्लिशमेंट को तो एग्जम्प्ट करना ही करना है कुछ 2019 के प्रोविजन से, उसी के साथ जो है जो न्यू फैक्ट्रीज बनी है उनको भी आपको एग्जम्प्ट करना है, क्योंकि हमें पता है ना अभी हमें इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमने लेबर लॉस को भी खत्म कर दिया था, हमने कल परसों वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसी तरीके से कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड जो वर्किंग कंडीशन 2020 है वो सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट में और जो न्यू फैक्ट्रीज बनी है उनमें अब नहीं होगा, ताकि मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन सा थ्रेशोल्ड रखा गया है कि कितनी एस्टेब्लिशमेंट्स है उनको कवर किया जाएगा इस कोड के अंदर। तो फैक्ट्रीज की बात करते हैं तो 2019 में जो फैक्ट्री की एक डेफिनेशन दी गई थी वो दी गई थी कि एक ऐसा एरिया, मतलब एक ऐसा प्रेमिसेस जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक दो टर्म्स स्पेसिफिकली दिए गए कि अगर उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो फैक्ट्री है उसमें 10 वर्कर्स काम करते हैं जिसमें कि मशीन्स में पावर यूज होती है तो वो फैक्ट्री कही जाएगी। और वहीं पे उस फैक्ट्री के अंदर अगर 20 वर्कर काम करते हैं और वहाँ पे मशीन्स के अंदर पावर की यूज़ नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता, तो वो डेफिनेशन कही जाएगी। ये था 2019 बिल के अंदर। और यही जो डेफिनेशन थी ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर भी दी गई थी, जो कि इस बिल के अंदर सबस्यूम्ड कर दी गई है, मतलब कि इंक्लूड कर दी गई है। वहीं पे जो 2020 का जो कोड आया है उसमें ये थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया है। इसमें कहा गया कि जिन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर पावर को यूज़ हो रहा है तो उसमें एटलीस्ट 20 वर्कर्स अगर होंगे तो ही उसको फैक्ट्री कहा जाएगा, और अगर पावर का यूज़ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 40 वर्कर्स होने चाहिए तभी उसको फैक्ट्री कहा जाएगा। 2019 का जो बिल था उसमें माइंस को डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री से एक्सक्लूड कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। बट 2020 का जो बिल आया उसमें माइंस को डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री के अंदर इंक्लूड कर दिया गया 2019 के बिल के प्रोविजंस को रिमूव करके। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट हैजार्डस एक्टिविटी के अंदर एंगेज है उनके लिए क्या आया। तो 2019 का जो बिल था उसमें ये कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट जो है हैजार्डस एक्टिविटी के लिए वो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई भी बिजनेस, ट्रेड या ऑक्यूपेशन जो है वो कैरिड आउट होता है एटलीस्ट 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स के साथ। वहीं पे 2020 का जो बिल है उसमें ये कहा गया कि सभी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे हैजार्डस एक्टिविटी होती है वो हैजार्डस कैटेगरी के अंदर आएगी। ये डिपेंड करता कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो इसमें एम्प्लॉयड है। तो 2019 में 10 या 10 से ज़्यादा, और यहाँ पे नंबर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की बात करते हैं तो 2019 का जो बिल था वो उन एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर या उन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर अप्लाई होता था जो कि 20 या उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को एम्प्लॉयड करते हैं। अगर पिछले 1 साल में चाहे 1 दिन के लिए भी उन्होंने किया हो, पर 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अगर उन्होंने किया है तो ये ऑफेंसिस वाला जो एक्ट है वो उनके ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनको नोटिफाई करना होता है लोएस्ट थ्रेशोल्ड इस पर्पज़ के लिए, मतलब जो कि ये 20 वर्कर्स का, ठीक है। पर 2020 का जो बिल है उसने इस प्रोविज़न को रिप्लेस कर दिया। इसमें ये कहा गया कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट 50 या उससे ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयड करती है किसी भी दिन पिछले 1 साल में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की एस्टेब्लिशमेंट होगी और उसके ऊपर ये कोड्स अप्लाई होंगे। 2019 का जो बिल था
उसमें गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोहिबिट कर सकते हैं कुछ केसेस में। और यहाँ पे इंक्लूजन किस किस की गई कि अगर मान लीजिए कि जो वर्क है वो पेरिनियल नेचर का है, मतलब कि सीजनल नेचर का है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि पूरे साल का काम है। जैसे कि आप सिंपल सी चीज़, गेहूँ की जब वो होती है कटाई होती है तो उस टाइम में अगर मान लीजिए कि कुछ है लेबरर्स की ज़रूरत, तो अगर गवर्नमेंट चाहती है तो उस टाइम में भी प्रोहिबिट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को। वहीं पे जो वर्क परफॉर्म किया जाता है स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए, वो नेसेसरी है किसी बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए किसी बिजनेस में, तो भी प्रोहिबिट कर सकती है। और वहीं पे सेम वर्क जो है अगर रेगुलर वर्कमैन उसको परफॉर्म कर सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की रखने की क्या ज़रूरत है, तो उस टाइम भी गवर्नमेंट जो है उसको प्रोहिबिट कर सकती है। बट 2020 का जो बिल है उसमें प्रोहिबिट किया गया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सिर्फ कोर एक्टिविटीज़ के अंदर। कोर एक्टिविटीज़ क्या हो गई, मतलब कि कोर एक्टिविटीज़ का यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया कि अगर कोई जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, तो वहाँ पे सिर्फ जो है कोर एक्टिविटीज़ के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर सकते हैं। कोर एक्टिविटीज़ मतलब जो कि बहुत अंदर के काम आराम से होते हैं। और वहीं पे जो एक्टिविटीज़ है जो कि फुल टाइम वर्कर्स को एम्प्लॉय नहीं करती है, मतलब कि रिक्वायरमेंट नहीं है उनको मेजर पोर्शन ऑफ द डे में, वहाँ पे कोर एक्टिविटीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को रखा जा सकता है। और वहीं पे एकदम से मान लीजिए कि कोई पीक सीजन आया, जैसे अभी ये था कोरोना आया, तो मास्क की जो रिक्वायरमेंट थी वो एकदम से बढ़ गई, तो जो मास्क की फैक्ट्रीज थी उनके अंदर वॉल्यूम वर्क बढ़ गया। तो सडन इंक्रीज अगर वॉल्यूम वर्क होगा तो उस टाइम में कोर एक्टिविटीज़ के अंदर अगर स्पेसिफिक टाइम में वो काम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रखा जा सकता है। नेक्स्ट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि एस्टेब्लिशमेंट की जो एक्टिविटी है वो कोर है या नहीं है। तो यहाँ पे जो बिल आया उसमें नॉन कोर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया, जहाँ पे प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं होगा वो नॉन कोर एक्टिविटीज़ है। और जहाँ पे हैजार्डस है, हैजार्ड्स या फिर जो हेल्थ इश्यूज़ है वो इन्वॉल्व होते हैं, उनको कोर एक्टिविटीज़ के अंदर रखा गया। यहाँ पे 11 तरीके के जो वर्क्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई, जैसे कि सैनिटेशन हो गया, वर्क्स हो गए, सिक्योरिटी सर्विसेज हो गया, या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि इंटरमिटेंट नेचर की है जो कि कोर एक्टिविटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो सारी जो है प्रोहिबिशन के अंदर नहीं रखी गई है। नेक्स्ट जो है ये बिल जो है अलाउ करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स को एग्जम्प्ट कर सके 2020 के बिल के प्रोविजन से इमरजेंसी के टाइम में, कि मतलब अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो ठीक है आप इन सारे प्रोविजंस को छोड़ सकते हैं और आराम से अपने जो भी स्टेप्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। वहीं पर 2019 का जो बिल आया उसमें जो ऑफिस होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, उनके ऊपर ये बिल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। पर 2020 का जो बिल आया उसमें ये कहा गया कि जो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में काम करते हैं एज एन कॉन्ट्रैक्टर से हुए हैं, एम्प्लॉयड हुए हैं, तो उनके ऊपर ये सारे जो कोड है से हेल्थ और सेफ्टी के वो अप्लाई होंगे। ये नहीं डिपेंड करता कि रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट कौन सी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में भी ये होंगे। अब तक की वीडियो पसंद आई है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का भी पता चलता रहे। लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो फैले और हमारे चैनल की ग्रोथ हो, उससे हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेस ला पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका बिल्डअप हो सकता है। तो 2019 का जो बिल था उसमें कहा गया कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स वो होते हैं जहां 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है, पर 2020 का जो बिल है उसने इस कंडीशन को रिमूव कर दिया। तो आज जो है हमने पार्ट 2 में क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा सोशल सिक्योरिटी कोड को डिस्कस किया और उसके साथ जो हमारा हेल्थ और हैजार्डस इश्यूज़ वाला कोड था उसको डिस्कस किया। आगे जो कल वीडियो आएगी उसमें आगे वाले पार्ट को हम देखेंगे और इस तरीके से ही डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो गया। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना बेनिफिट हो रहा है। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।